फिल्म की शुरुआत रे और जेडा से होती है, जो दो करीबी दोस्त हैं और एक छोटे मछली पकड़ने वाले समूह के साथ समुद्र में निकलते हैं, एक ऐसे दिन के लिए जो सामान्य होना चाहिए था। उनके साथ उनका दोस्त शो भी होता है, जो उस इलाके का स्थानीय सुपरवाइजर है। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है, जब तक कि वे दूर एक और नाव को पूरी तरह आग में जलते हुए तैरता हुआ नहीं देखते। शो तुरंत मदद के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नाव पर मौजूद लोग अवैध पटाखे जला रहे थे। एक गलती की वजह से पूरी नाव में आग लग गई थी। शो किसी तरह आग बुझा देता है, पटाखों को जब्त कर लेता है और जब स्थिति शांत हो जाती है तो सब लोग फिर से मछली पकड़ने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन यह सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है। थोड़ी देर बाद उनकी मछली पकड़ने वाली लाइन अचानक पानी के नीचे किसी भारी चीज में फंस जाती है। पहले उन्हें लगता है कि यह कोई मलबा है, लेकिन जब वे उसे पास खींचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वह दरअसल पानी के नीचे तैरती हुई एक लाश है। वे किसी तरह उस लाश को नाव पर खींच लेते हैं। तभी जेडा पानी को जांचने के लिए अपने अंडर वाटर ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। समुद्र के गहरे नीचे उसे अंधेरे में फैलती हुई एक अजीब नीली रोशनी दिखाई देती है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वह रोशनी धीरे धीरे पानी के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे वह सतह के करीब आ रही हो। शो तुरंत अधिकारियों को जानकारी देने के लिए वहां से चला जाता है। इसी बीच जेडा वापस लाश की ओर जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह गायब हो चुकी है। अगले ही पल वह लाश अचानक उसके पीछे उठ खड़ी होती है और उस पर जोरदार हमला कर देती है। वह चीज उसके गले पर हमला करती है और जेडा चीखते हुए गिर जाती है। रे तुरंत वहां पहुंचता है और उस जीव को उससे दूर खींचता है, लेकिन अब वे उसे साफ साफ देख सकते हैं। यह अब कोई सामान्य इंसान नहीं है, यह किसी तरह का सड़ा हुआ, पानी में भीगा हुआ ज़ॉम्बी है। ठीक उसी समय शो वापस आता है और अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी को कई बार मारता है। वह सोचता है कि वह आखिरकार मर चुका है, इसलिए वह और रे जल्दी से जेडा की मदद करने लगते हैं, लेकिन वह जीव अचानक फिर से उठ खड़ा होता है। इस बार तीनों मिलकर उससे संघर्ष करते हैं और आखिरकार उसे वापस समुद्र में धक्का देने में कामयाब हो जाते हैं और यहीं से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने लगती है। इसके बाद दृश्य शो की पत्नी जूली पर कट होता है, जो एक डॉक्टर है। शो उसे तुरंत फोन करता है और बताता है कि जेडा की हालत बहुत तेजी से खराब हो रही है। जूली तुरंत उनकी ओर निकल पड़ती है। जब तक वह पहुंचती है, जेडा मुश्किल से स्थिर रह पाती है। जूली कहती है कि उन्हें तुरंत उसे अस्पताल ले जाना होगा, क्योंकि वह यह भी समझ नहीं पा रही है कि यह किस तरह का संक्रमण या चोट है। रे जेडा के साथ रहता है, जबकि शो वहीं रुक जाता है और यह समझने की कोशिश करता है कि इन पानी में आखिर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद शो की मुलाकात कीमू नाम के एक पुलिस अधिकारी से होती है और वह उसे नाव पर हुई सारी घटना के बारे में बताता है। कीमू को ज़ॉम्बी वाली कहानी पर साफ तौर पर शक होता है, लेकिन वह फिर भी जांच करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों वापस समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो कीमू भी पानी के अंदर चमकती हुई उस रहस्यमयी नीली रोशनी को देखता है। जेडा के अंडर वाटर कैमरा का इस्तेमाल करते हुए वे समुद्र की गहराई में नीचे देखते हैं और आखिरकार उसके स्रोत का पता लगा लेते हैं। एक पुराना डूबा हुआ जहाज, और वह विशाल नीली रोशनी उसी से आ रही होती है। शो समझाता है कि कैसे वह जीव कई बार चाकू से हमला होने के बाद भी बिल्कुल धीमा नहीं हुआ, लेकिन कीमू अब भी इस बात पर यकीन करने के लिए संघर्ष करता है। तभी अचानक, इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, दर्जनों ज़ॉम्बी हर दिशा से उनकी नाव को घेरना शुरू कर देते हैं। अब कीमू को आखिरकार समझ आ जाता है कि शो झूठ नहीं बोल रहा था। उसी समय समुद्र तट के पास आराम कर रहे लोग देखते हैं कि समुद्र में कुछ डरावना हो रहा है। पानी असामान्य गति से किनारे से बहुत दूर पीछे हटने लगता है। लोग घबराने लगते हैं। समुद्र के बीच और भी ज्यादा ज़ॉम्बी पानी से निकलकर शो और कीमू की नाव का पीछा करने लगते हैं। फिर एक विशाल सुनामी की लहर आसमान तक उठ जाती है, लेकिन यह कोई सामान्य लहर नहीं होती। उस लहर के अंदर हजारों ज़ॉम्बी पानी के साथ साथ चल रहे होते हैं। शो की बेटी सैम और उसके दोस्त दूर से इस डरावने दृश्य को देखते हैं। तभी वह विशाल लहर समुद्र तट पर गिरती है और पूरे इलाके में तबाही मचा देती है। शो और कीमू किसी तरह बच जाते हैं और जमीन पर वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन तुरंत ही संक्रमित जीवों से घिर जाते हैं। अस्पताल में जूली जेडा और रे दोनों को क्वारंटाइन कर देती है। बाहर संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बी समुद्र तट पर लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिसे भी काटा जाता है वह कुछ ही पलों में बदल जाता है। शो और कीमू बंदूकों का इस्तेमाल करके लड़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्वारंटाइन कमरे के अंदर जेडा आखिरकार फिर से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह तुरंत रे पर हमला कर देती है। डर के मारे रे कमरे से भाग जाता है और अस्पताल के गलियारों में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। इसी बीच शो और कीमू पटाखों वाली नाव के उसी जोड़े के साथ मिलते हैं और पुलिस स्टेशन की ओर गाड़ी चलाते हैं। समुद्र तट पर एक और रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है और चुपचाप एक ज़ॉम्बी के शरीर को अपने साथ ले जाता है। शुरुआत में यह सब सामान्य लगता है, लेकिन
लेकिन बाद में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वापस अस्पताल में जेडा और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है और आखिरकार बाहर निकल जाती है और जूली पर भी हमला करने की कोशिश करती है। जूली डर के मारे गलियारों में भागती है, तभी रे उसे एक कमरे में खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसी बीच शो, कीमू और वह जोड़ा आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी जॉम्बी पहले ही घुस चुके होते हैं और इस अफरा तफरी के बीच प्लान नाम का एक आदमी खुद को बचाने के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड को जॉम्बियों की ओर धक्का दे देता है ताकि वह भाग सके। वह तुरंत ही उन पर टूट पड़ते हैं। शो और कीमू गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन प्लान अचानक बंदूक निकालता है और दोनों को बंदूक की नोक पर ले लेता है। एक और पुलिस अधिकारी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्लान बिना झिझक उसे गोली मार देता है। इस संघर्ष के दौरान शो आखिरकार प्लान को बेहोश कर देता है। उसे बांधने के बाद शो और कीमू उस डूबे हुए जहाज के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए स्टेशन में तलाश शुरू करते हैं। उन्हें यकीन होता है कि संक्रमण किसी तरह वहीं से शुरू हुआ है और अजीब बात यह है कि कीमू जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता हुआ लगता है। इससे पहले कि शो उससे और सवाल कर पाता, जॉम्बी स्टेशन की खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर घुसने लगते हैं। दोनों जल्दी से हथियार उठाते हैं और बाहर भाग जाते हैं। प्लान को बंधा हुआ पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अब सड़कें जॉम्बियों से भरी हुई होती हैं। उनके बीच से निकलना लगभग नामुमकिन लगता है, इसलिए शो सीधे उस भीड़ पर मिसाइल लॉन्चर से हमला करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और रास्ते का एक हिस्सा साफ हो जाता है। फिर भी जॉम्बियों की संख्या मुश्किल से कम होती है और फिर इससे भी बुरी खबर आती है। एक और विशाल लहर जिसमें और भी संक्रमित जीव भरे होते हैं शहर की ओर बढ़ रही होती है। शो को एहसास होता है कि अब समय लगभग खत्म हो चुका है और अब वह सिर्फ अपनी बेटी सैम को बचाने के बारे में सोच सकता है। सैम और उसका बॉयफ्रेंड एक शॉपिंग मॉल के अंदर शरण लेते हैं, जबकि बाहर हर जगह अफरा तफरी फैली होती है। जॉम्बी पहले ही उनके आसपास की सड़कों पर फैल चुके होते हैं, इसलिए दोनों जल्दी से एक खड़ी कार के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सिर्फ कुछ सेकंड तक ही टिकती है। कार का मालिक उनके सामने ही संक्रमित लोगों के हाथों पकड़ा जाता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि कार स्टार्ट होने से इनकार कर देती है और यहीं पर उसका बॉयफ्रेंड एक बेबस फैसला लेता है। सैम को बचाने के लिए जॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए वह कार की छत पर चढ़ जाता है और जितना जोर से हो सके अपनी गिटार बजाने लगता है। आवाज तुरंत ही उन जीवों का ध्यान खींच लेती है। ठीक उसी समय शो और कीमू आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं। कीमू गाड़ी के पास मौजूद कई जॉम्बियों को मारकर रास्ता साफ करता है और सैम किसी तरह बच निकलती है और अपने पिता से जाकर मिलती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इतना किस्मत वाला नहीं होता। जॉम्बी उसे घेर लेते हैं इससे पहले कि कोई उसे बचा सके, लेकिन रुकने का समय नहीं होता। समूह तुरंत जूली को बचाने के लिए अस्पताल की ओर बढ़ता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो अस्पताल पहले ही एक भयानक जगह बन चुका होता है। जॉम्बी गलियारों में घूम रहे होते हैं। समूह जबरदस्ती अंदर घुसता है और जल्दी से मुख्य प्रवेश द्वार को अपने पीछे बंद कर देता है। शो जूली को फोन करता है यह जानने के लिए कि वह कहां है, लेकिन फोन की घंटी की आवाज पास के जॉम्बियों को आकर्षित कर लेती है और अचानक दर्जनों संक्रमित उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। और अब एक और समस्या खड़ी हो जाती है, उनके पास लगभग गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। इस अफरा तफरी के दौरान शो फर्श पर चिंगारी छोड़ती हुई एक खराब बिजली की तार को देखता है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है और एक साथ कई जॉम्बियों को झटका देता है। संक्रमित तुरंत गिर जाते हैं। आवाज सुनकर जूली और रे आखिरकार अपने बंद कमरे से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। जो कुछ उन्होंने झेला है उसके बाद शो आखिरकार अपने परिवार से मिल जाता है, लेकिन यह डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद समूह कीमू की बेटी टोनी को ढूंढने का फैसला करता है। इसी बीच टोनी पहले ही सड़कों पर जॉम्बियों से भाग रही होती है। वह आखिरकार एक बड़े अलग थलग घर तक पहुंचती है, जहां एक अजीब आदमी सावधानी से यह जांचने के बाद कि वह संक्रमित नहीं है उसे अंदर आने देता है। और यही वही रहस्यमयी आदमी होता है जिसे पहले देखा गया था, जिसने चुपचाप समुद्र तट से एक जॉम्बी का शरीर उठा लिया था। उसका नाम मार्टी है। घर के अंदर टोनी देखती है कि मार्टी ने वास्तव में एक जॉम्बी को पकड़ रखा है और उसे प्रयोगों के लिए बांध रखा है। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हुए वह अपने पिता से संपर्क करती है और अपनी लोकेशन बताती है। थोड़ी ही देर बाद शो, जूली, सैम, रे और कीमू सभी सुरक्षित रूप से मार्टी के घर पहुंच जाते हैं। फिर वह सब कुछ समझाता है। कीमू अपनी बेटी को जिंदा देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे दूसरे कमरे से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह करीब जाता है, बंधा हुआ जॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट लेता है। सभी लोग अंदर दौड़ते हैं, जबकि वह जीव अपने बंधनों के खिलाफ जोर जोर से संघर्ष कर रहा होता है। मार्टी तुरंत बिजली का झटका देकर उस जॉम्बी को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है। मार्टी भी एक डॉक्टर है और वह संक्रमित लोगों पर उनके कमजोरियों को समझने के लिए प्रयोग कर रहा है। उसके अनुसार बिजली वोल्टेज के आधार पर जॉम्बियों को या तो लकवा मार सकती है या पूरी तरह नष्ट कर सकती है। यह जानकारी समूह को पहली बार पलटवार करने का असली मौका देती है। साथ मिलकर वे एक योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि जॉम्बियों को पानी में लुभाया जाएगा और फिर हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों का इस्तेमाल करके उन्हें झटका दिया जाएगा। उसी समय वे उस डूबे हुए जहाज को भी नष्ट करने की योजना बनाते हैं, जो इस संक्रमण का असली स्रोत लगता है। लेकिन जाने से पहले कीमू एक चौंकाने वाला राज बताता है। वह स्वीकार करता है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उस जहाज पर गुप्त रूप से एक प्रयोगात्मक एंटी सीरम विकसित कर रही थी। वहां इंसानों पर परीक्षण किए गए थे, लेकिन वह सीरम बुरी तरह असफल हो गया और इसके बजाय एक संक्रामक
संक्रमण में बदल गया। वही संक्रमण ज़ॉम्बियों का कारण बना। कीमू को एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इससे पहले कि वह काटे जाने के कारण खुद भी बदल जाए। इसलिए वह एक आखिरी फैसला लेता है। वह बाकी सभी लोगों को वहां से भेज देता है, फिर एक बम विस्फोट करता है और अपने आप को एक बड़े ज़ॉम्बी समूह के साथ कुर्बान कर देता है। उसकी मौत दूसरों को मिशन जारी रखने के लिए पर्याप्त समय दे देती है। इसके तुरंत बाद बचे हुए लोग जहाज वाले इलाके तक पहुंचते हैं और दो टीमों में बंट जाते हैं। मार्टी और टोनी जहाज की ओर जाते हैं ताकि वहां बम लगा सकें, जबकि शो, जूली, सैम और रे समुद्र तट के पास एक नजदीकी पावर स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। उनकी योजना जोखिम भरी है लेकिन सरल है। वे समुद्र के किनारे एक बड़े पुल में हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों को जोड़ते हैं। एक बार सक्रिय होने पर पूरा पुल संक्रमित लोगों के लिए एक घातक जाल बन जाएगा। अब उन्हें बस ज़ॉम्बियों को वहां तक लाना है। इसलिए शो तेज आवाज वाला संगीत इस्तेमाल करता है ताकि पूरा झुंड उसकी ओर आकर्षित हो और धीरे धीरे उन्हें पुल की तरफ ले जाया जाए। इसी समय मार्टी और टोनी संक्रमित जहाज पर चुपके से घुसते हैं ताकि वहां बम रख सकें। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक मार्टी पर हमला कर देता है, इससे पहले कि वह भाग सके। दूसरी तरफ शो की गाड़ी गहरी कीचड़ में फंस जाती है, जबकि ज़ॉम्बी झुंड उसके पीछे तेजी से करीब आ रहा होता है। एक संक्रमित जीव सबसे पहले उस तक पहुंच जाता है और शो को एक भयंकर हाथापाई लड़ाई करनी पड़ती है, जबकि जूली किसी तरह गाड़ी को निकालकर उसे पुल की ओर ले जाती है। ज़ॉम्बी बिल्कुल योजना के अनुसार संगीत का पीछा करते रहते हैं। शो किसी तरह लड़ाई से बच जाता है और सैम को चिल्लाकर कहता है कि वह स्विच ऑन करे। सैम कोशिश करती है लेकिन बिजली प्रणाली खराब हो जाती है। उसी समय रे और टोनी की नाव पानी के पास ज़ॉम्बियों से घिर जाती है। पुल के पास खराब नियंत्रणों के साथ संघर्ष करने के बाद सैम आखिरकार बिजली चालू कर देती है। तुरंत ही भारी वोल्टेज पूरे पुल में फैल जाता है। अंदर फंसे हजारों ज़ॉम्बी एक साथ बिजली के झटके से मर जाते हैं। उसी समय पानी के नीचे रे एक भारी वस्तु पर बम लगाता है और उसे संक्रमित जहाज की ओर डूबने के लिए भेज देता है। कुछ ही पलों बाद बम विस्फोट कर जाता है, लेकिन रे भी उस धमाके की चपेट में आ जाता है और सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। थोड़ी देर बाद टोनी सुरक्षित रूप से किनारे पर वापस तैरकर आ जाती है, जहां जूली और सैम उसे पानी से बाहर खींच लेते हैं। वह थकी हुई, टूट चुकी लेकिन जिंदा होती है। बचे हुए लोग शांत समुद्र की ओर देखते हैं, ये जानते हुए कि दुनिया विनाश के कितने करीब आ चुकी थी। और जैसे ही लहरें फिर से शांत होती हैं, समुद्र के नीचे का वह डरावना सपना आखिरकार खत्म हो जाता है।